चलो भाई, तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जितना भी पेपर है आपका इस चैप्टर से संबंधित जो बन सकता है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर बात आएगी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले किस चीज को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सीधा सा मतलब समझिए, किसी पदार्थ का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाना क्या कहलाता है बेटा, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मैं लिख करके चीजों को लाया हूं जो आपको पहले क्लास में करा दी, उन्हीं में से चीजों को लिया हुआ है ताकि आपका लिखा करके ज्यादा समय व्यर्थ न किया जाए। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया, जैसे इधर कार्बन लिया, कार्बन को जलाया, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर एक नया ये पदार्थ था। ठीक है, पुराना पदार्थ क्या था, कार्बन ऑक्सीजन, और इन दोनों से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ, इससे एक नया पदार्थ बना, इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फलों का पकना, फल क्या होता है, कच्चा होता है और बाद में वो एक नए पदार्थ में बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं, तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार बेटा भोजन का पचना, ठीक है, भोजन हम खाते हैं, वो भोजन पच जाता है यानी दूसरे रूप में बन जाता है। जैसे अपने बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में लिया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और कहा जाकर के वो सबसे छोटे यूनिट में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, तो देखिए या तो क्या क्या होगा वो बात समझे। ठीक है, क्या क्या बात होगी, या तो किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, के दौरान रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन। अगर आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिले तो समझना कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आपके आसपास में क्या होता है, लोहा इधर उधर फैला रहता है, लोहे पर जब जंग लगती है तो वो कैसा होता है, ब्राउनिश कलर में हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। तो बताओ रंग में क्या हुआ, बदला हुआ। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो, रंग में परिवर्तन हो। तो इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, काला पड़ना। ठीक है, जैसे देखो इधर ये आपका लोहा दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको लोहे की फोटो दिख रही होगी, तो इस पर क्या है, जंग लगी हुई है, तो लोहे ने क्या कर लिया, अपना रंग परिवर्तित कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, लोहे पर क्या हुई है, रस्टिंग हुई है। क्या हुई है, रस्टिंग, और इसी को क्या बोलते हैं, संचार। तो यहाँ क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो रंग में परिवर्तन होगा, या फिर दूसरा अंतर आपको देखने को मिलेगा, या कोई, या अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान गैस का निष्कासन हुआ, गैस का निष्कासन हुआ, निष्कासन हुआ। ठीक है, जैसे समझिए। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगी बेटा, गैस निकलेगी। जैसे पानी में आप इनो डालते हो तो उसमें से क्या निकलती है बेटा, गैस निकलती है। तो वहां पर भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलो। या फिर आपको देखने को मिलेगा बेटा, टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तापमान में परिवर्तन। क्या देखने को मिलेगा जरा, तापमान में, तापमान में परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो आप बताओगे अभिक्रिया होने के दौरान या तो रंग में परिवर्तन होगा, या कोई गैस निकलेगी, या क्या होगा बेटा, तापमान में परिवर्तन। या फिर एक और पॉइंट बता सकते हो कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। किसमें हो जाए बेटा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन। या क्या होगा बेटा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कपूर को जलाते हो तो कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब जलाते हो तो सीधा किस में बदल जाता है बेटा, गैस में। ठीक है, जैसे, जैसे कपूर, कपूर जलाने के दौरान, जलाने के दौरान, दौरान सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में, गैस में बदल जाता है, बदल जाता है। बेटा तो यहाँ क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये 4 मुख्य अंतर आपको देखने को मिलेंगे, और ये 2 नंबर में पूछे जाने के चांस है। चलो, हाँ भाई, अब देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हमारा बेटा शरीर है, हमारे शरीर के अलग अलग भाग है। जैसे मेरा ये हाथ है, ये मेरा चेहरा है, ठीक है, ये नाक है,
ऐसी क्या होती है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके भी कुछ अलग अलग भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग है वो समझ लीजिए, ठीक है। मैं मुख्य भागों की चर्चा करूंगा जिनसे तुम्हें काम पढ़ना है केवल वही, क्योंकि हम पेपर ओरिएंटेड क्लास है ये, ठीक है बेटा। चलिए तो समझिए, एक होता है बेटा आपका अभिकारक, एक भाग का क्या नाम है बेटा, अभिकारक। दूसरा क्या है बेटा आपका, उत्पाद। और तीसरा है मुख्य उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से भाग है बेटा, मुख्यतः अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। जैसे समझिए, एक केमिकल रिएक्शन हुई ए प्लस बी, ये दोनों ने मिलकर के कंपाउंड बनाया सी, ठीक है। यानी दो पदार्थ मिले, जैसे ए और बी, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, सी बना लिया। तो बेटा इधर का ये जो भी आपको देखने को मिल रहा है, इधर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक। जो आपने शुरुआत में लिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, अभिकारक के नाम से। और ये क्या हमारा उत्पाद, क्या है बेटा, उत्पाद। जो हमें मिला है वो क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद। अब जरा मुझे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बताइए, मैंने ए प्लस बी प्लस सी, तीन कंपाउंड लिए बेटा, और एक कंपाउंड बना डी प्लस ई, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको बुक की केमिकल रिएक्शनों को लिखते फिरो, इससे भी काम हो जाते हैं। तो जरा बताओ इसको क्या बोलेंगे, फटाफट बताइए। इसका क्या नाम है, अभिकारक। ये बेटा क्या है इसका नाम, अभिकारक। और इसका क्या नाम है, उत्पाद। क्या नाम है, उत्पाद, ठीक है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने दही बनाई होगी, दही जमाई होगी, तो दूध से क्या करते हो आप, दही जमाते हो। क्या करते हो भाई, दूध से दही जमाते हो, तो दूध से दही जम जाती है। अच्छा, अगर उस क्रिया को तेज करना है, जल्दी से दही बनानी है, तो क्या करते हो, हल्का सा दूध को गर्म करके तब दही जमाते हो, ठीक है। तो वो गर्माहट जो आपने दिया उसको थोड़ा सा गर्म किया, तो उसने क्या कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा किसी चीज को मोटिवेट करना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसकी क्रिया को तेजी से कर दिया। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया गति को घटा दे या बढ़ा दे, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। एक दो नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक, ठीक है। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया की, अभिक्रिया की गति को, गति को कम या तेज कर देते हैं, कम या तेज कर देते हैं, तेज कर देते, कर देते, देते, उत्प्रेरक कहलाते, उत्प्रेरक कहलाते, ये बेटा। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या कर दे, क्या कर दे बेटा, बढ़ा दे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने खाना खाया होगा, तो कभी पेट में क्या हो जाता है बेटा, वो पचता नहीं है ठीक से, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाइयां देता है, तो वो क्या करती है, खाने को पचाने में मदद कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, आपकी पाचन क्रिया को थोड़ा सा तेज कर दिया, तो वो दवाइयां किसका काम कर रही है बेटा, उत्प्रेरक का काम कर रही है। क्या कर रही है बेटा, उत्प्रेरक का काम। तो ये चीज उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम या ज्यादा कर दे, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से भाग है, तो बताओगे अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ठीक है। अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में लिए जाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में लिए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए जाते हैं, प्रारंभ में लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ठीक है भाई। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। जैसे आपने दूध से दही बना ली, तो दूध लिया, तो दूध क्या है आपका, अभिकारक। और जो बाद में मिलता है, बाद में प्राप्त, बाद में प्राप्त, प्राप्त पदार्थ, पदार्थ उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है जी। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अब जरा आपको समझना है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कई प्रकार की आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, ठीक है। उन सारी रासायनिक अभिक्रिया को समझना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया वो आपके सामने है, ठीक है। सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, सारी इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहली अभिक्रिया बेटा संयोजन, जिसको किस नाम से आते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, किस नाम से आते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन, फिर है ऊष्मा चेपी, ऊष्मा शोषित, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ठीक है। अच्छा, उपचयन, अपचयन, उत्कर्ण, अनुत्कर्ण, ये सारी की सारी रिएक्शन को एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, बस एक टॉपिक बचेगा, संचारण, देन चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन मतलब होता है बेटा कुछ जोड़ना, क्या मतलब होता है, कुछ जोड़ना, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़ करके एक उत्पाद बनाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, जैसे 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 ए प्लस बी, ए प्लस बी,
ये दो अभिकारक लिए, शुरुआत में कितने लिए? दो अभिकारक लिए और ये दोनों ने मिलकर के एक उत्पाद सी बना लिया। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? संयोजन अभिक्रिया। अब एग्जांपल आपके सामने, इनके अलावा कुछ भी आपको इधर उधर नहीं दिख रहा। सबसे सरल एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। जैसे कार्बन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। हाँ भाई, तो ए प्लस बी मिलकर के क्या बना लिया? सी बना लिया। तो इसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? CO2। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं मैं। कौन सी गैस ले रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन। छोड़ कौन सी गैस रहा हूं? नाइट्रोजन नहीं छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन में ले रहा हूँ और CO2 छोड़ रहा हूँ। तो ये क्या है? मेरी बॉडी से कार्बन उसके साथ में ऐड होकर आ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया क्या बनाता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखो, इस क्रियाकलाप को विशेष करके आप लोग देखोगे, ठीक है। ये क्रियाकलाप आपकी बुक में दे रखा है। आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ करना चाहिए, क्यों? ठीक है बेटा, मैग्नीशियम की रिबन का, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है? पहले सिंपल याद करो, Mg। क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम का सिंपल क्या होता है? Mg। जब Mg को, मैग्नीशियम को बेटा ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे, क्या करेंगे बेटा? दहन करेंगे। क्या करेंगे? दहन। तो ये क्या बना लेता है? MgO बना लेता है। क्या बना लेता है? MgO, ठीक है। मैग्नीशियम की रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम की रिबन श्वेत लौ के साथ जलती है। इस बात को बेसिक याद रखो। कैसी लौ के साथ में जलती है बेटा? श्वेत लौ के साथ में जलती है। आपसे पूछा जाता है मैग्नीशियम किस रंग की लौ के साथ में जलता है, तो कैसी लौ के साथ में जलता है बेटा? श्वेत लौ के साथ, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है। चलो भाई आगे देखो, अभी जिस क्वेश्चन की चर्चा कर रहा था वो आपके सामने, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। आप लोगों को पता है किसी भी वस्तु को अगर हम खुले वातावरण में छोड़ दें, अगर वो रिएक्टेबल है यानी अभिक्रिया कर सके, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है बेटा? एक लेयर जम जाती है। वो क्या होती है? संचारित हो जाती है। जैसे लोहे को खुला छोड़ दे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी? जंग लगे। सेम यहाँ होता है बेटा। जब मैग्नीशियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है बेटा। किससे? ऑक्सीजन। अभी देखो पीछे पड़ा क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट क्या बना लेगी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, क्रिया करके अपने ऊपर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बना लेती है, ठीक है। क्या बना लेती है बेटा? पतली परत, जिसके कारण मैग्नीशियम की रिबन का दहन नहीं हो पाता। अब एक चीज समझना बेटा, ये कोई बेटा रिबन है, ये कोई रिबन। अब इस रिबन के ऊपर क्या हो जाए कि ऐसे ऑक्साइड की लेयर आ जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको मैग्नीशियम को जलाना, तो क्या मैग्नीशियम जल पाएगा? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस परत को हटाना पड़ेगा। रेगमाल एक घिसने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। घिसने वाला एक पेपर होता है जिससे इसको रगड़ के उस धूल को हटा दिया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा दिया जाता है, जिससे क्या आ जाता है? मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम की रिबन को क्या किया जाता है? दहन किया जाता है, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसके ऊपर आ गई, इसलिए जलाने से पूर्व मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से साफ करके, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और मैग्नीशियम रिबन का पूर्ण दहन हो जाए, ठीक है। अच्छे से तैयार करना है इसको भी। चलो चलो, यहाँ पे समझिए दूसरा क्रियाकलाप है इसी। आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखो इस वाली रिएक्शन में देखो, यहाँ पर रिएक्शन लिखना भूल गए, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बनाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप बैलेंस करना चाहे तो दो यहाँ कर दो और दो यहाँ, ठीक है। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो अगला क्रियाकलाप, इसमें क्या याद रखना है वो समझना, ठीक है। लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडीन। देखो भाई, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपके पेपर के अंदर पूछी जा सकती है वो सब यहीं से, यहाँ से कहीं नहीं जाना, ठीक है। एक भी रिएक्शन इंपोर्टेंट ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ दी, ठीक है। चलो, लेड नाइट्रेट की क्रिया बेटा पोटेशियम, तो लेड नाइट्रेट समझो पहले क्या होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3। क्या होता है बेटा? PbNO3, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो उसका होल फाइव, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल फाइव, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा Ki। तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे बेटा, किन दोनों की? लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो पीले रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या मिलता है बेटा? पीले रंग का अवक्षेप। अब कई सारे बच्चे समझेंगे अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप कुछ नहीं होता बेटा, जो मटेरियल नीचे बैठ जाता है वो आपका क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? अवक्षेप कहलाएगा, ठीक है। तो देखो PbNO3, जब PbNO3 ने रिएक्ट किया किसके साथ में? पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बना बेटा? लेड आयोडाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? लेड आयोडाइड। और ये बात याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। लेड आयोडाइड कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। जब लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं
तो लेड आयोडाइड बनता है जिसका रंग कैसा होता है बेटा, पीले रंग का होता है और ये अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अब जरा समझो इसी क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है। आपसे पूछेगा जब जब लेड नाइट्रेट नाइट्रेट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब लेड नाइट्रेट की क्रिया 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 एक पदार्थ के साथ एक पदार्थ के साथ साथ कराई जाती है कराई जाती है तो तो पीले रंग का पीले रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। बेटा क्वेश्चन देखो कितना घुमा के पूछ सकता है। जब लेड नाइट्रेट की क्रिया एक पदार्थ के साथ कराई जाती है जो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, तो पदार्थ का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन क्या बना दो बेटा, पदार्थ का नाम। पदार्थ का नाम पूछ लेगा आपसे, और दूसरा क्या पूछेगा इसमें, पीले अवक्षेप का नाम, अवक्षेप का अवक्षेप का नाम। अच्छा अब आप लोग बताइए मुझे कि अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, जब लेड नाइट्रेट किसके साथ में रिएक्ट करेगा बेटा, पीले रंग का पदार्थ मिलेगा, तो किसके साथ में करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो क्या लिखोगे भैया, सीधा बताओगे कि PbNO3 लेड नाइट्रेट react with potassium iodide, it form lead iodide PbI2। ठीक है बेटा, क्या बनाएगा, PbI2। मेन जो कंपाउंड है उस पर फोकस करो, बाई प्रोडक्ट में क्या मिला है जाने दो, ठीक है, वो तो बस तुम यहां याद रखो बस, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा बेटा, PbI2। ये कैसे रंग का है, पीले रंग का, कैसा बेटा, पीले रंग का है। कैसे रंग का मिला था बेटा, पीले रंग का। और ये क्या था बेटा, आपका अवक्षेप था। क्या था आपका, अवक्षेप। प्रैक्टिस कराऊंगा, ये क्वेश्चन दिखाऊंगा सीधा मैं, ठीक है। और ये क्या बेटा, वो पदार्थ जिसकी चर्चा करें, तो पदार्थ का नाम क्या हो जाए बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, सही है। अच्छा पीले रंग का जो पदार्थ बना अवक्षेप का क्या नाम बेटा, लेड आयोडाइड। बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अर्थ होता है तोड़ना। क्या अर्थ होता है, वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना। अब वियोजन में ये तीन प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वियोजन में कितने प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी, तीन प्रकार की, ठीक है। चलो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया का समझ लो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पदार्थ लिया था ए से कितने पदार्थ बन गए बेटा, दो बन गए, तो इसे क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। इसी को किस नाम से जानते हैं, अपघटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपघटन के नाम से, ठीक है। जैसे बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या है बेटा आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, PCl3 प्लस में क्लोरीन, ठीक है। चलो इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको। ये लिया मैंने, इसको क्या पढ़ते हैं, फास्फोरस। और कितनी क्लोरीन है बेटा, 5, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, PCl3 प्लस में Cl2। किसमें टूट जाएगा बेटा, इसमें टूट जाएगा PCl3 प्लस में Cl2। इसका क्या नाम, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्या है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इस प्रकार आपके सामने सारी इंपोर्टेंट रिएक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार करने। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हीट करें, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकल जाए। इसी प्रकार फेरस सल्फेट को क्या करेंगे बेटा, हीट करें, तो क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इनमें से एक एक दो दो रिएक्शन नहीं करना, बस ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा को कर लोगे तो आपकी पूरी केमिस्ट्री इसी चैप्टर में कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन कौन से वो तीन प्रकार है। वियोजन अभी पढ़ा था हमने, तो वियोजन में कितने प्रकार थे बेटा, तीन। कौन कौन सा है बेटा, अच्छा रिएक्शन को तोड़ना है, क्या करना है, रिएक्शन को तोड़ना है, अभिकारक को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, अभिकारक को हमें क्या करना है भाई, तोड़ना है। किसको तोड़ना है, अभिकारक को। तो अभिकारक को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, हीट करके तोड़ सकते हैं, ऊष्मा देके। तो उसके आधार पर एक रिएक्शन होगी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी होगी, ऊष्मीय अपघटन। विद्युत के द्वारा तोड़ सकते हैं, करंट लगा करके, तो उसे बोलेंगे वैद्युत अपघटन। एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जो प्रकाश के द्वारा तोड़ी जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मीय शब्द से समझ रहे होगा, ऊष्मा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको ऊष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा तोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। समझो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु दो या दो से सरल, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए बेटा, ऊष्मा के द्वारा तोड़ा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसको तोड़ेंगे, अभिकारक पदार्थ को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को दो या दो से अधिक अणुओं में
ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं अब ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे रिएक्शन आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या निकल जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। क्या निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इज इट क्लियर? चलो देखिए भाई, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, किसको बेटा फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है हीट करना है, उष्मा के द्वारा है। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट का हरा रंग धीरे धीरे गायब होता है। उससे पहले कुछ चीज जानिए, ठीक है, क्या क्या बात जानिए आपको। जैसे फेरस सल्फेट किस रंग का होता है बेटा हरे रंग का, याद रखना। लेड आयोडाइड अभी अभी पढ़ा है जस्ट, कैसे रंग का होता है पीले रंग का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड कैसे रंग का होता है बेटा लाल भूरे रंग का। और हाइड्रोजन सल्फाइड में से कैसी गंध आती है बेटा सड़े अंडे जैसी गंध आती है। कैसी आती है बेटा सड़े अंडे जैसी गंध। तो इसको विशेष याद रखना। ठीक है, अब समझो बेटा, जब हम क्या करेंगे बेटा किसको आयरन, ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या करेंगे हीट करेंगे, क्या करेंगे फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका जो हरा रंग है बेटा हरा रंग वो क्या होगा बेटा धीरे धीरे गायब हो जाएगा और किस रंग में बदल जाएगा लाल भूरे रंग में बदल जाएगा। कैसे रंग में बदल जाएगा लाल भूरे रंग में। और मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे करोगे, या तो रंग में परिवर्तन मिलेगा या कोई गैस निकलेगी या अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा या ताप में परिवर्तन। तो यहाँ किसमें परिवर्तन है रंग में। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को जब जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज इट क्लियर? चलो भाई, अगर आप लोग देख पा रहे हो इन रिएक्शन के दौरान तो हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को परख नली में लेकर गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है। कैसे रंग की बेटा भूरे रंग की गैस निकलती है। और भूरे रंग की गैस किसकी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। किसकी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को क्या किया बेटा हीट किया तो क्या बना लेड ऑक्साइड बना। क्या बना लेड ऑक्साइड। और कैसे रंग की गैस निकलेगी बेटा भूरे रंग की गैस निकलेगी। कैसे रंग की निकलेगी भूरे रंग की। ठीक है, और रंग गैस का क्या नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलो भैया, जैसे देखो यहाँ क्रियाकलाप है, मैं आगे समझाता हूं। ये मैंने एक परख नली ले ली और इस परख नली के अंदर क्या ले लिया बेटा क्या ले रहे हैं हम किसको हीट कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को। ठीक है, तो PbNO3 को क्या करेंगे हम गर्म करेंगे इसमें। PbNO3 का होल है। जब इसको हम क्या करते हैं बेटा गर्म करते हैं, क्या करेंगे इसको गर्म करेंगे भाई, तो यहां से एक गैस निकलेगी बेटा और उस गैस का क्या नाम है NO2। क्या नाम है NO2। और कैसे रंग की होती है बोलो जरा किस रंग की होती है अभी पढ़ाइए भूरे रंग की। कैसे रंग की होती है भूरे रंग की। क्लियर है? चलो, तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है ये बताता हूं आपको। जब नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो किस रंग की गैस निकलती है और उस गैस का नाम बताओ। तो रंग का क्या नाम है बेटा भूरे रंग की और कौन सी गैस निकलती है NO2। क्लियर? चलो चलो भाई, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो क्या है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु को किसके द्वारा तोड़ा जाएगा बेटा प्रकाश के द्वारा तोड़ा है उसे क्या बोलते हैं प्रकाशीय वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक अणु को दो या दो से अधिक अणुओं में प्रकाश द्वारा तोड़ा जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखें तो किसमें टूट जाएगा बेटा सिल्वर और क्लोरीन में। किसमें टूट जाएगा बेटा सिल्वर और क्लोरीन में। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को ठीक है सनलाइट में रखो तो किसमें टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो ये किसके द्वारा तोड़ी आपने प्रकाश के द्वारा तोड़ी है। किसके द्वारा तोड़ी है बेटा प्रकाश के द्वारा। तो इसे क्या बोलेंगे प्रकाश वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। देखो भाई, जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है किसको जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा टूट जाएगा किसमें सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड श्वेत धूसर रंग का हो जाता है। बस इसी बात को याद रखना है। ठीक है, कैसे रंग का हो जाता है बेटा श्वेत धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, जैसे यार रिएक्शन देखो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के ऊपर में रखा तो सिल्वर कैसा हो जाएगा श्वेत धूसर रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा श्वेत धूसर रंग का और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे केवल रंग को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है समझो। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु को विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करके बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु को दो या दो से अधिक
भागों में धारा के प्रवाह द्वारा तोड़ा जाता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या करेंगे बेटा, पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी प्रकार आप सिल्वर क्लोराइड, नमक को, नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो किसमें बदल जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में बदल जाएगा, यानी सोडियम और क्लोरीन में वो टूट जाएगा। क्लियर है। हाँ भाई, तो जैसे जल में यानी कि हमारा पानी है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड, सॉरी, सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो किसमें टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ये जो हमने इसको तोड़ा है, इसको हमने तोड़ा है, किसके द्वारा तोड़ा बेटा, विद्युत धारा के द्वारा। इसलिए रिएक्शन का नाम पड़ा प्रकाश, सॉरी, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या पड़ा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी विद्युत धारा द्वारा तोड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जल का वैद्युत अपघटन। किसका बेटा पढ़ेंगे हम, जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है, एक बीकर लेकर उसमें दो छिद्र करके कॉर्क की सहायता से दो इलेक्ट्रोड चित्रानुसार लगा दिए। यहाँ देखिए बेटा, एक ये बीकर ले रखा है, ठीक है, इसमें दो छेद यहाँ पर किए गए और कॉर्क लगा करके, ठीक है, छेद करके कॉर्क की सहायता से दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। अच्छा, चित्र अनुसार लगाते हैं, फिर इन इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखो करंट के लिए यहाँ से सोर्स दे दिया, धारा प्रवाहित, तो एनोड तथा कैथोड में वायु के बुलबुले बनने लगते हैं जो परख नली के ऊपरी सिरे में इकट्ठे होते हैं। तो इन वाली जगहों पर बेटा, इन वाली जगहों पर क्या होंगे बेटा, बुलबुले बनेंगे गैस के। क्या बनेंगे, बुलबुले। यहाँ पर गैस के बुलबुले बनेंगे, छोटे 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 बुलबुले, और वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, परख नली के ऊपरी सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, जैसे वाटर है, वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित की तो कौन सी गैस बनी बेटा, हाइड्रोजन, और कौन सी गैस बनी साथ में, ऑक्सीजन। तो एनोड पर कौन सी गैस बनी है, ऑक्सीजन। एनोड पर कौन सी गैस बनती है बेटा, ऑक्सीजन। तो ये हमारा एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो गैस इकट्ठी होगी, यहाँ पर जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी, वो ऑक्सीजन बनेगी। कौन सी गैस बन जाएगी बेटा, ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो गैस इकट्ठी होगी वो कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ठीक है, जल के वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन सी गैस इकट्ठा होती है, तो बताओगे कौन सी गैस होती है बेटा, ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठा होती है, तो बताओगे कौन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, बस ये याद रखोगे। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई वो मैंने इस स्लाइड पे ले रखी। एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है जो ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगनी होती है। इस बात को भी समझिए, इस बात को भी समझिए। देखो यहाँ पर जो गैस बनेगी, ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये इसकी दुगनी होगी। समझना, अगर यहाँ पर 10 ml गैस बन रही है, इस वाली जगह पे मान लीजिए 1 ml बन रही है, इस वाली जगह पे 1 ml गैस बनी, 1 ml, तो यहाँ कितनी बनेगी, 2 ml गैस बनेगी। कितनी बनेगी, 2 ml। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 ml गैस बनी है तो यहाँ पर कितनी बनेगी बेटा, 2 ml। इसका रीजन बताता हूँ क्यों बनेगी बेटा। ये आपका वाटर है, वाटर का क्या करोगे बेटा आप, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जब आपने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर के दो अणु लिए बेटा, क्या लिए, दो अणु, तो कितनी गैस बनी बेटा, दो अणु हाइड्रोजन गैस बनी, और ऑक्सीजन के कितने बने बेटा, एक अणु। तो बताओ इससे दोगुना बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस दुगनी बनती है। और किस पर बनती है, कैथोड पर बनती है। क्या बनती है भाई, कैथोड पर। ठीक है, चलो, जब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है जो ऑक्सीजन गैस की तुलना में क्या होती है, दोगुनी होती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे ये बता देता हूँ। अच्छा, ये पता है हाइड्रोजन गैस कैसी है बेटा, ज्वलनशील है। कैसी है बेटा, ज्वलनशील, यानी विस्फोट के साथ में जलती है। तो जब परख नली को, ठीक है, जलती, परखने के लिए पास में जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं तो पॉप अप साउंड के साथ में जलती है। कैसे, पॉप अप साउंड के, जब परख नली के पास में जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो यह पॉप अप साउंड के साथ में जलती है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन गैस की कैसे पहचान करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की पहचान करने के लिए जब मोमबत्ती को उसके पास में लाओगे तो उसकी ज्वाला क्या हो जाएगी बेटा, तेज हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, चीजों को जलाने का काम करती है। ठीक है, जब परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो मोमबत्ती की लौ तेज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस आग में जलाने में सहायता करती है। क्लियर है, चलो भाई आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप लोग गांव देहात से ज्यादातर बच्चे होते हैं तो आप लोगों ने कलई देखी होगी। जब कलई को आप पानी में डालते हो तो वो क्या होती है बेटा, उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो उसमें से क्या निकले, ऊष्मा निकली है। इसे क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसी रसायन अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का क्या हो बेटा, निष्कासन हो। क्या हो बेटा, ऊष्मा उसमें से निकले। आई रिपीट, अभी तक ऊष्मा दे रहे थे, अब क्या हो रही है बेटा, ऊष्मा निकले, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, वाटर, और साथ में क्या निकलेगी, उसमें से हीट निकलेगी। तो बताओ इसमें ऊष्मा निकली है,
तो क्या बोलेंगे इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को। आप लोग खाना खाते हो तो वो सब ग्लूकोज के रूप में जा रहा है बॉडी में, ठीक है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के, देखो ग्लूकोज हमने खाया, ऑक्सीजन हमने सांस में लिया, तो वो अंदर जाके, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और साथ में हमें क्या मिल जाती है बेटा? एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? एनर्जी, उष्मा मिलती है, ठीक है। और वो एनर्जी किस रूप में मिलती है बेटा? एटीपी के रूप में मिलती है हमें एनर्जी। एटीपी किस रूप में मिलती है? एनर्जी हमें उष्मा के रूप में हमें कहां से मिल जाती है बेटा? ग्लूकोज से मिल जाती है, ठीक है। ऐसे आप मेथेन को जलाओगे, किसको बेटा? मेथेन को जलाओगे तो क्या निकलती है बेटा? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। अरे सबसे सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, आप लकड़ियों को जलाते हो तो लकड़ी जो ईंधन है, फ्यूल है, एलपीजी, तो उनको जलाने पे क्या मिल रही है? आपको हीट मिल रही है। तो वो भी क्या हो जाएंगे बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो चूना दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका भुजा चूना और एक होता है अनभुजा चूना, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं जैसे, ठीक है। चूना कितने प्रकार का होता है बेटा? आपका दो प्रकार का चूना होता है, एक है आपका भुजा चूना, एक है बिना भुजा चूना। तो पहले तो इनका फॉर्मूला याद कीजिए, केमिकल फॉर्मूला। तो बिना भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे अच्छा, भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जब आप बिना भुजे चूने को, किसको बेटा? बिना भुजे हुए चूने को किसके साथ रिएक्ट कराओगे? पानी के साथ, तो वो क्या बनाएगा बेटा? भुजा हुआ चूना बना लेगा। क्या बना लेगा? भुजा हुआ चूना। और साथ में क्या निकालेगा? हीट, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। चूना लाना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, तो आपको गरम गरम अपनी हथेली महसूस होगी। तो ये किसका उदाहरण होगा बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उसमें क्या हो रही है बेटा? हीट निकल रही है। तो याद रखना है, जब बिना भुजा हुआ चूना, जब बिना भुजा हुआ चूना वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा चूना बनाता है बेटा? भुजा हुआ चूना बना लेता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है? हीट को निकालता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। अच्छा, ये मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं कौन सा भुजा हुआ चूना है और कौन सा बिना भुजा हुआ चूना है। आज से आपकी इस प्रॉब्लम को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम भूल जाते हैं कि कौन सा भुजा हुआ चूना है और कौन सा बिना भुजा हुआ चूना है, ठीक है। तो भुजा हुआ बनाना है आपको। कैसे बनाना है? भुजा हुआ। तो किसी चीज को भुजाओगे तो क्या बनाओगे? मिलाओगे, उसमें पानी मिलाओगे। तो टेक्निक बता रहा हूँ केवल याद करने के लिए, ठीक है। तो पानी के अंदर क्या दिखता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखते हैं। तो जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख जाए, तो समझ लेना वो कौन सा बेटा? भुजा हुआ चूना। और बिना भुजे हुए चूने में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। पानी क्या करता है? भुजाने का काम करता है। तो OH किसके अंदर होता है? पानी के अंदर। अरे भाई, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H और O है, तो जहां पर H और O दिख जाए साथ में, वो कौन सा है? आपका भुजा हुआ चूना। और जिसमें HOH नहीं है, O और H साथ में नहीं, वो क्या है बेटा? बिना भुजा हुआ चूना। क्लियर? चलो चलो भाई, समझते हैं ऊष्मा सोची अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान वह क्या करे बेटा? ऊष्मा का अवशोषण करे, उसे बोलते हैं ऊष्मा सोची अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी उन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ जाए, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऊष्मा सोची अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा सोची अभिक्रिया। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। तो वो किसमें टूट जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो यहाँ हमने क्या दिया? यहाँ हमने क्या दिया बेटा? हीट दिया। इस जगह पर हमने क्या दिया? हीट दिया, ठीक है। ये क्या हमारी हीट दी है, यानी हमने यहाँ क्या दिया? ऊष्मा दी है। बाहर से क्या दिया हमें? ऊष्मा दी है। तो हमें इस अभिक्रिया को कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? ऊष्मा देने की जरूरत पड़ गई। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा सोची अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा सोची अभिक्रिया। इसी प्रकार एक रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो हमने क्या किया बेटा? इसको अलग से ऊष्मा दी है। क्या दिया है? ऊष्मा दिया है। तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। क्या बना बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ी? ऊष्मा देनी पड़ी। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा सोची अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं। अगली है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? किसी एक अभिकारक अणु का आयन से बदलाव हो जाता है। समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक अणु, ठीक है बेटा, जिसमें किसी अभिकारक अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर क्या होगा? किसी एक परमाणु के स्थान पर, देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक अणु, तो ये रहा वो अभिकारक अणु, ये रहा अभिकारक अणु, अभिकारक अणु के किसी परमाणु के स्थान पर, तो देखो ये अभिकारक अणु है, तो एक परमाणु ये रहा, दूसरा ये रहा। किसी अभिकारक अणु के किसी परमाणु के स्थान पर कोई और परमाणु आ जाता है, तो देखिए यहां से इसने क्या किया? इसको ए को हटा दिया और खुद आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ? देखो, सी ने क्या किया? ए को हटा दिया और खुद आकर के बैठ गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक अणु के, जिसमें किसी अभिकारक अणु के किसी परमाणु के पास, किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण में देखिए इसका,
जैसे जिंक की क्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली आप बात याद रखना, कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कराई जाती है तो जिंक क्या करता है? कॉपर को उठा करके फेंक देता है, यानी कॉपर की जगह पर कौन बैठ जाता है? जिंक। तो देखिए जिंक सल्फेट बन गया। इसने क्या किया? इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, और कौन जाकर के बैठ गया सल्फेट के साथ में? जिंक जाकर के बैठ गया। तो क्या हो गया? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल दिया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में देखो बेटा, यहाँ आयरन की क्रिया किसके साथ कराई गई? कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया, और कॉपर की जगह पे कौन बैठ गया बेटा? आयरन बैठ गया। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे समझिए, देखिए यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको तैयार करोगे आप। क्या है क्वेश्चन? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या हो? ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करें बेटा? लोहे की कील डाली जाती है तो क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन है हमारा ये। तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी के अभी याद कराया, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। जब उसमें लोहे की कील डाली जाती है तो उसका नीला रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है? गायब होने लगता है। चलिए समझिए, जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है, और हल्के हरे रंग में बदल जाता है, तथा लोहे की कीलें भूरे रंग में बदल जाती है। किस रंग में बदल जाती है बेटा? भूरे रंग में बदल जाती है। अब हुआ क्या है वो समझिए, ठीक है। जैसे बेटा कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने क्या डाला बेटा? आयरन की कील डाल दी, यानी लोहे की कील डाल दी। तो लोहे ने क्या किया? यहाँ से किसको हटा दिया बेटा? कॉपर को हटा दिया। किसको हटा दिया? कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर दिया, और ये क्या बन गया बेटा? FeSO4 बन गया। क्या बन गया बेटा? FeSO4, और कॉपर को अलग निकाल के डाल दिया, ठीक है। तो इसके कारण इसका रंग क्या हो गया बेटा? धीरे धीरे गायब हो गया, और जो कॉपर निकला था वो लोहे की कीलों पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। क्या होगा? लोहे की कीलों पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, इसीलिए लोहे की कीलें कैसे रंग में बदल गई? गहरे भूरे रंग में बदल गई। रिएक्शन को याद रखना, क्लियर है? क्या याद रखना? कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? द्वि विस्थापन। अभी अभी आपने कौन सी देखी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि एक अभिकारक अणु के परमाणु के स्थान पे आगे बैठ रहा था। इसमें क्या होगा? अभिकारक अणु जो है आपस में उसके परमाणु अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अदला बदली, ठीक है। ऐसे समझ लो, मैं सीधा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो मेरे साथ में कोई है और आपके साथ में भी कोई, हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर ले, तो वो कौन सा आ जाएगा? द्वि विस्थापन। दो लोगों ने अपनी जगह को चेंज किया तो उसे क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान अभिकार के आयनों की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाए बेटा? अदला बदली हो जाती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कौन है? ए बी है, साथ में कौन है? ए बी, ठीक है, और यहाँ पर साथ में कौन है बेटा? सी डी। तो देखो हुआ क्या, ए यहाँ से उठ के पहुंच गया सी की जगह, ठीक है, ए यहाँ से उठ के कहां पहुंच गया? सी की जगह, और सी उठ के आ गया ए की जगह। तो बताओ इन दोनों ने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया, अपना स्थान बदला है, यस और नो? तो दो लोगों ने बदला, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जब कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कॉपर क्या करेगा, ठीक है, कॉपर जाकर के बैठ जाए, देखो यहाँ से सोडियम तो यहाँ से आके कॉपर की जगह पे आ गया, ठीक है, और कॉपर यहाँ से चला गया किसकी जगह बेटा? सोडियम की जगह। आई रिपीट, सोडियम यहाँ से आया कॉपर की जगह, और कॉपर कहाँ चला गया बेटा? सोडियम की जगह। तो देखो क्या बना? सोडियम इधर आ रहा है, सोडियम इधर आया तो Na2SO4 बन गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट। कॉपर उधर जा रहा है तो क्या बन गया बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये क्या था? कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। इस रिएक्शन को मैं वापस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, उदाहरण के तौर पे देखो, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? ये सोडियम कॉपर की जगह पे आके बैठ जाएगा। क्या करेगा बेटा? कॉपर की जगह पे आके बैठ जाएगा, और कॉपर किसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा? सोडियम की जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। तो रिएक्शन के दौरान क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे ने अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की क्रिया किसके साथ में करा बेटा? बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या करा बेटा? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम देखिए, बेरियम यहाँ से उठ करके किसकी जगह पे आ जाएगा बेटा? सोडियम की जगह पे, और सोडियम की जगह पे कौन चला जाएगा? बेरियम की जगह पे कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सल्फेट के साथ में कौन था? सोडियम, और सोडियम के जगह पे कौन आ रहा है बेटा? बेरियम आ रहा है, तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। और बेरियम की जगह पे कौन जाके बैठ गया? सोडियम बैठ गया, तो क्या बन गया बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दो अणुओं ने, सॉरी दो परमाणुओं ने
अपनी स्थिति को क्या किया बेटा, परिवर्तित किया। दो परमाणुओं ने अपनी स्थिति को क्या किया है, परिवर्तित किया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, अब देखिए उपचयन अभिक्रिया। ठीक है भाई, इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यह क्या है बेटा, उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण शब्द से समझो, ऑक्सीकरण मतलब कुछ जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान, जिसमें ऑक्सीकरण जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऑक्सीजन में क्या हो बेटा, वृद्धि हो। पॉइंट पे यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो या जुड़े, या फिर हाइड्रोजन में क्या हो बेटा, कमी हो। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन में कमी होगी। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे इस रिएक्शन को देखो बेटा, ठीक है, इसको मैं अलग से समझाता हूं। जैसे हमारा कॉपर था बेटा, क्या था, कॉपर था, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया। ठीक है, मुझे बताइए कॉपर के साथ में कितने ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, देख के बताइए, क्या कोई ऑक्सीजन कॉपर के साथ में है, नहीं। ये जब रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा Cu2O। किसमें बदल जाएगा बेटा, सॉरी, ये बन जाएगा हमारा CuO। किसमें बदल जाएगा, CuO में बदल जाएगा। ठीक है, और ये क्या आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और इसको याद रखना, ये कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, कैसे रंग का होता है ये, काले रंग का, काले रंग। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आप देखो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है, नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, चलो भाई, इस वाली रिएक्शन में देखो, यहाँ हाइड्रोजन की कमी को दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ पर बताओ क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ये रहा। और यहाँ से होने के दौरान क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन निकल गया है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैंने अभी बोला ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के दौरान ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया बेटा, अपचयन अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये जस्ट अभी जो आपने पढ़ी है उसकी उल्टी है, जो अभी आपने पढ़ी है जस्ट उसकी उल्टी है। वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो बेटा, वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ में कुछ आपको दिख रहा है, क्या कुछ जुड़ा है, नहीं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन क्या है, तो क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ पर कोई कैल्शियम, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन है, नो, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या हुई बेटा, वृद्धि हुई है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसको देखिए बेटा, CuO। ठीक है, इसके साथ में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में है इसके, बिल्कुल है। ठीक है, इसके होने के दौरान यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ क्या हुई है बेटा, ऑक्सीजन की कमी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो अपचयन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था अपचयन अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। क्लियर है, अच्छा। अब इन दोनों को मिलाकर के एक रिएक्शन और आती है, जिसका नाम है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलो भाई, उसको भी समझ लो, क्या नाम है रिएक्शन का, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें देखो, इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको। ZnO प्लस में कॉपर, Zn प्लस में CuO। अच्छा, इस वाले में देखो, यहां से यहां पहुंचे, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहां से यहाँ पहुंचने में ऑक्सीजन में क्या हुई है, कमी हुई है। बताइए, कमी हुई है ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन में कमी हुई है, तो ऑक्सीजन में कमी होने को क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, अपचयन क्रिया हुई है। कौन सी हुई है, अपचयन। यहाँ पर देखो कॉपर अकेला है, और कॉपर के साथ बाद में क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है। क्या हुआ बेटा, उपचयन। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, देखो जितनी भी रिएक्शन थी वो आपकी लगभग लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है।
दो रिएक्शन और है, एक है उत्कीर्ण अनुकीर्ण, वो आपको पूछी नहीं जाए, ठीक है, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ। अब टॉपिक देखते हैं संचालन। संचालन का मतलब होता है खराब होना, ठीक है, क्या होना, खराब होना। जैसे आप किसी धातु को वायुमंडल में छोड़ दें तो वो संचारित हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ठीक है, तो वही चीज है। जब कोई धातु अम्ल अथवा आर्द्रता के संपर्क में आती है, ठीक है, इसके संपर्क में जब कोई धातु अम्ल अथवा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु क्या हो जाती है बेटा, खराब होने लगती है। क्या होती है, खराब होने लगती है। और धातु के खराब होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, संचालन बोलते हैं, ठीक है। जब किसी धातु को अम्ल अथवा आर्द्रता, आर्द्रता का अर्थ होता है नमी वाला क्षेत्र, जब किसी धातु को अम्ल तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु क्या होती है, खराब होने लगती है। धातु के खराब होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, संचालन बोलते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, सोने व चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है, ये संचारण के उदाहरण, किसके उदाहरण है, संचारण के, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की क्रिया को मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन हमारे चारों ओर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है और नमी होती है उस ऑक्सीजन के अंदर। जो हमारा वायुमंडल है, जैसे मान लो ये मेरे पास में लोहे की छड़ है, समझिए, तो अगर इसको खुले वातावरण में छोड़ दो तो इसके चारों ओर क्या बेटा, वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है और उस वायुमंडल के अंदर नमी भी है, पानी की मात्रा है। तो ये सब रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा, Fe2O3.XH2 बनाएंगे। और ये क्या होता है बेटा, आपका जंग लगा हुआ लोहा होता है। क्या होता है, जंग लगा हुआ लोहा, ठीक है। चलो भाई, अब एक टॉपिक और समझो, आपसे पूछा जा सकता है संचारण को रोकने के तरीके। संचारण, संचारण को रोकने के तरीके। संचालन को आप कैसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई लोहे की चीज लाते हैं तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है। कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके। पहला तरीका क्या बेटा, पेंट करके, ठीक है, पेंट करके। या फिर क्या करेंगे बेटा, स्नेक लगा के, स्नेक अथवा ग्रीस, स्नेक अथवा चिकनाई वाला पदार्थ, चिकनाई लगाकर, लगाकर, ठीक है। जब आपको किसी चीज को संचालित होने से बचाना है तो या तो स्नेक लगा दो या पेंट कर दो, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी धातु की परत चढ़ा दो जो वायुमंडल से क्रिया ना करे, ठीक है। या धातु के ऊपर, धातु के ऊपर, ऊपर कोई ऐसी धातु की, ऐसी धातु की, धातु की परत चढ़ा दीजिए, परत चढ़ा दो जो वायुमंडल से, जो वायुमंडल से, वायुमंडल से क्रिया ना करती हो, ना करती हो या बहुत कम करती हो, ना करती हो, करती हो या बहुत कम करती हो, या बहुत कम करती हो, ठीक है। आपसे संचालन से संबंधित इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। चलो आप समझिए, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या बेटा, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है, आप लोगों ने जनरल अपनी लाइफ में देखा होगा, ठीक है। हमारे भोजन के जो खराब होने की प्रक्रिया है वही समझ लीजिए विकृत गंधिता है, ठीक है। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं, तो खाद्य पदार्थों के खराब होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं तो खाद्य पदार्थों के खराब होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। आप लोगों के पास में अलग अलग तरीके होंगे रोकने के लिए, खाने को खराब होने से के लिए। तो क्या करते हैं, देखो भाई, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। कैसे पात्रों में रखना चाहिए, वायुरोधी पात्रों में, यानी ऐसे बर्तन जिसके अंदर हवा जा ना सके, ठीक है। जैसे कि आप लोग अचार वगैरह रखते हो तो टाइट, डब्बे को टाइट करके रखते हो, तो इसलिए खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। निम्न ताप पर पके खाद्य पदार्थ को प्रतिशीतलन यंत्र में रखना चाहिए, यानी ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ जो कम टेम्परेचर पे पके हो, क्या हो बेटा, कम टेम्परेचर पे पके हो, उन्हें किसके अंदर रखना चाहिए, फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। किसके अंदर, फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आलू की चिप्स आदि को पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आपको पता है नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ताकि वो वायुमंडल से क्रिया ना करे और खराब ना हो, ठीक है। आपकी जो पैकेट होती है चिप्स की, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्लियर है, क्योंकि वो क्रिया नहीं करते, ठीक है। चलिए अब समझ लिए भाई, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा। क्वेश्चन क्या है, हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे ये खत्म हो जाएगा देन आपका चैप्टर क्लोज है, ठीक है। चलो, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है पहले तो, ठीक है। यानी जितना भी अभिकारक हमने शुरुआत में लिया था उतना ही हमें उत्पाद मिलना चाहिए, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। चलो भाई, इससे संबंधित एक नियम आता है, पहले उसको समझ लें, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित। तो संरक्षण का नियम समझिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक रिएक्शन के बीच में इधर हमारा कौन बैठा था बेटा, इधर बैठा था गुरुजी अभिकारक, क्या बैठा था, अभिकारक, और इधर क्या था हमारा, उत्पाद था, इधर क्या था हमारा, उत्पाद। तो एक चीज बताइए, मान लो कि आपने 20 किलो इधर मटेरियल लिया, तो इधर कितना मिलना चाहिए, 20 ही तो मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं 20 लिया और 30 मिल जाए, ठीक है। 20 है तो 20 मिलना चाहिए, 30 है तो 30 मिलना चाहिए, यानी जितना पदार्थ लिया उतना हमें मिलना चाहिए, ठीक है। चलो अब जरा प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो भाई, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दो बार पूछा हुआ है 23 और 24 में, और मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था क्या होता है बेटा, PbNO3 का, ये रहा PbNO3 का हॉल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बेटा, PbNO3 का हॉल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 22 में 23 में पूछा है। देखो अलग अलग डेट दे रखी है भाई, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, क्या होता है बेटा, H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। ये रिएक्शन करके हमें क्या बनाएगा, जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया के जलीय सोडियम सल्फेट बनाना है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस में H2। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित करना है इस अभिक्रिया को। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। आई रिपीट वापस से देखो, सिंपल, SO4 को पकड़ो पहले, SO4 कितने, एक है, इधर SO4 कितने बेटा, एक है, यानी ये बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, सोडियम कितने बेटा इधर, एक, इधर सोडियम कितने बेटा, दो। तो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए हमको, दो लिख देना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप नंबर आगे ही लिख सकते हो, कहा लिख सकते हो, आगे। तो सोडियम बैलेंस हो गए हमारे, सोडियम कितने हो गए बेटा, दो हो गए। अब जरा देखो क्या क्या बैलेंस हो गया, SO4 हमने बैलेंस कर लिया, SO4 हमने बैलेंस कर लिया, सोडियम हमने बैलेंस कर लिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन दो ये रहे, और दो एक दो, कितने हो जाएंगे बेटा, चार। इधर कितने हाइड्रोजन बेटा, तो दो का गुणा यहाँ कर दे तो कोई बुराई, दो तो नहीं चार, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो कितने इधर, तो दो ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, दो। तो ये क्या है, बैलेंस हो चुका है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है, फॉस्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। तो फॉस्फोरस मतलब बेटा पी, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरीन, क्लोरीन गैस में जलकर, ठीक है, इसका क्या करना है बेटा, दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं इसको। तो क्या बना रहा है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो याद होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस पेंटा मतलब पांच, पेंटा क्लोराइड ये बना रहे हैं। चलो भाई इसको बैलेंस करते हैं। तो बेटा इधर फॉस्फोरस कितना है, एक, उधर कितना है, बैलेंस है। अच्छा, क्लोरीन कितना है बेटा इधर, इधर कितना है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। तो बेटा अगर मैं दो यहाँ कर दूं तो क्लोरीन कितने हो गए, 10, और पांच क्लोरीन यहाँ कर दूं तो पांच तो नहीं 10, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। देखो पांच तो नहीं 10, क्लोरीन 10, और दो पंजे 10। अब फास्फोरस देखो बेटा, इधर फास्फोरस कितने हैं, दो, इधर फास्फोरस कितना है, तो दो का गुणा यहाँ कर दो, बताइए बैलेंस हो गई, ठीक है। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर में उत्पाद का द्रव्यमान, बैलेंस हो चुकी है। चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखो, क्या कह रहा है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया बेटा, किससे, जिंक किससे क्रिया कर रहा है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 के साथ में क्रिया कर रहा है। किसके साथ में क्रिया कर रहा है बेटा, AgNO3 के साथ में। कौन कर रहा है बेटा, सिल्वर कर रहा है, सॉरी जिंक कर रहा है। अच्छा क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, और क्या निकाल रहा है, सिल्वर को निकाल दे रहा है। चलो भाई बैलेंस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, NO3 देखो बेटा इधर कितने हैं, एक है, और इधर NO3 कितने बेटा, दो। तो क्या मेरे को दो का गुणा यहाँ नहीं कर देना चाहिए, पक्का। चलो भाई तो NO3 बैलेंस हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ जिंक देखो कितने हैं, इधर जिंक कितना बेटा, ये बैलेंस है। अच्छा सिल्वर देखो कितने हैं यहाँ, इधर कितने बेटा, तो क्या करना चाहिए, दो का गुणा, क्लियर है। चलो भाई चौथा देखो, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में क्रिया, HCl के साथ में रिएक्शन, क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बना रहा है।
और साथ में कौन सी गैस निकाला है? हाइड्रोजन गैस। चलिए भाई, तो जरा इसमें देखो, मैग्नीशियम कितने बेटा? इधर कितना? बैलेंस है, सही है। अच्छा जी। क्लोरीन कितना बेटा इधर? उधर कितना है? देखो क्लोरीन यहाँ एक है और यहाँ कितने बेटा? दो, तो दो का गुणा कर देना चाहिए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने इधर और इधर कितने? तो बैलेंस हो गई। ठीक है, लास्ट को तुम्हें खुद बनाना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इसको देखो, इनको बैलेंस करते हैं एक एक करके। बैलेंस कैसे करते हैं सीख लो। BaOH का होल ट्वाइस प्लस में HBr गिव्स BaBr2 प्लस H2। सही भाई। अच्छा, इधर बेरियम देखो बेटा कितने, Ba देखो कितने, एक है। बोलो इधर Ba कितना है? एक। इधर Ba कितना है बेटा? एक। यानी Ba तो हमारे क्या है बेटा? बैलेंस है, सही है। अच्छा, Ba बैलेंस है। अच्छा, अब देखो Br कितने बेटा? इधर कितने हैं? क्या करना चाहिए? दो का गुणा, सही है। अब गुणो वापस से। हाइड्रोजन कितने बेटा? दो, और दो दूनी चार। हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। उधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो क्या दो का गुणा कर दूं यहाँ? सही है। अच्छा, ऑक्सीजन गिनो बेटा, दो है यहाँ ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने? दो, तो ये क्या हो चुके? बैलेंस हो चुके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, KCl, KCl प्लस H2SO4, H2SO4, K2SO4, K2SO4 प्लस HCl। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो पोटेशियम कितने बेटा इधर? एक। उधर पोटेशियम कितना दिख रहा है बेटा? दो, तो क्या करना चाहिए? दो का गुणा हो जाएगा। अच्छा, पोटेशियम बैलेंस हो चुका है। अच्छा, Cn देखो बेटा कितने इधर? बेटा ध्यान से देखो, दो है। कितने हैं? दो, तो क्या इधर एक है, तो यहाँ कितने का गुणा कर देना चाहिए? दो का गुणा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम हो गया, Cn हो गया। अच्छा, SO4 देखो बेटा कितने हैं? एक है। इधर SO4 कितना है बेटा? एक है। SO4 बैलेंस। हाइड्रोजन गिनो, तो दो हाइड्रोजन है, इधर कितने बेटा? दो, तो ये क्या हो चुके बेटा? बैलेंस हो गए। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एल्युमिनियम प्लस HCl गिव्स एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 प्लस में H2। ठीक है। चलो भाई, इसमें एल्युमिनियम देखो बेटा कितने हैं? एक। इधर एल्युमिनियम कितना? एक। इधर एल्युमिनियम कितना है? एक। यानी एल्युमिनियम पहले से ही बैलेंस है। अच्छा जी, एक काम करो, हाइड्रोजन देखो कितना है? एक। इधर हाइड्रोजन कितना बेटा? क्या दो का गुणा कर दे? ये थोड़ी सी फंसाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, इधर देखो क्लोरीन कितने बेटा? तीन, और इधर क्लोरीन कितने? ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। तो देखो क्या करेंगे भाई, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर 6 क्लोरीन करो, ठीक है। देखो क्यों कर रहे हैं, पहले वो रीजन जानो आप लोग क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कितना किया था अभी हमने? दो किया था, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर मेरे को कितने क्लोरीन करने हैं? तीन है इधर, और इधर कितने? दो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब भी फंसे, तो दो और तीन का एलसीएम कितना होगा? छह होगा। इसको हटा दो, यहाँ छह चिपका दो, तो कितने क्लोरीन लग जाएंगे बेटा यहाँ? छह। अब करो बैलेंस, वापस से, वापस से करो, वापस से। अच्छा, एल्युमिनियम एक, एल्युमिनियम एक, क्लोरीन कितने बेटा? कितने? छह। तो क्लोरीन यहाँ पे अगर मैं दो का गुणा कर दूं तो कितने हो जाएंगे? छह। अच्छा, हाइड्रोजन कितने बेटा उधर, और इधर कितने? क्या तीन का गुणा कर दूं? अच्छा, एल्युमिनियम कितने बेटा? इधर कितने? तो दो का गुणा कर दो, देखो बैलेंस। नेक्स्ट देखो, फोर्थ रिएक्शन, CH4 प्लस में ऑक्सीजन CO2 प्लस H2, CO2 प्लस में H2। सही है बेटा। अच्छा, कार्बन गिनो कितने हैं? लेफ्ट में कितने कार्बन है? एक। इधर कितना है? एक। खुश है, बराबर है। हाइड्रोजन कितने बेटा? इधर कितने? क्या दो का गुणा कर दूं? चार हो गए। ऑक्सीजन कितने बेटा? दो। इधर कितने? दो एक दो, और दो दूनी चार, टोटल चार हो जाएंगे। देखो, दो ये हो गए और दो ये हो गए, कितने हो गए? चार। तो क्या दो का गुणा यहाँ कर दूं? बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? चार हो गए। क्लियर है? चलो, इनको तुम लोग ट्राई करोगे? चलो तुम लोगों के लिए छोड़ता हूं, करना।
हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, अभी आपको कराया था। क्या कह रहा है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट को, किसको बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट को, किसको बेटा, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन में क्या करते हैं बेटा, मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण भी लिखनी है। तो बेटा सुनो, जैसे इसको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट, और इसका अपक्षेप बनेगा बेटा, क्या बनेगा, अपक्षेप, यानी नीचे ये बैठ जाएगा, और साथ में क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो पढ़ो, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप बनता है, सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन में शेष रह जाता है। अब इसको बैलेंस करना है, तो सोडियम कितने बेटा इधर, दो, उधर कितने हैं, क्या दो यहां कर दो, अच्छा बेटा, SO4 कितना बेटा, उधर SO4 कितना, बैलेंस है, अच्छा जी। क्लोरीन कितना बेटा इधर, उधर क्लोरीन कितना, दो है बेटा, देखो दो, अच्छा बेरियम कितना, इधर बेरियम कितना, बैलेंस हो चुकी है, डन। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, देखो इसको कराने वाला नहीं हूं मैं, पहले ही करा चुका हूं। क्या पूछा, उष्मा, उष्मा छेपी एवं उष्मा सूची अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो देखो बेटा, 20 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा और 22 में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो विशेषकर अच्छे से तैयार करना, क्या पूछ रहा है, उष्मा छेपी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन हो। उष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषित किया जाए, ठीक है। चलो इसको और देख लो, मरकरी ऑक्साइड, देखो भैया, मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, HgO होता है बेटा, HgO, मरकरी को बोलते हैं Hg। मरकरी ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, हीट, तो क्या होगा, तो देखो मरकरी निकली है बेटा, मरकरी, और साथ में कौन सी गैस निकल जाए बेटा, ऑक्सीजन, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन एक, तो दो का गुणा, तो बेटा दो यहाँ पे कर दो, देखो मरकरी भी दो दो हो गए, क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, Fe प्लस में CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो क्या बना बेटा, कॉपर अलग निकल रही है, तो कॉपर तो भाई साहब ये निकाल दी, ठीक है बेटा, कॉपर यहां से चली गई तो कौन बैठ जाएगा, FeSO4 आकर के बैठ जाएगा, क्लियर है। अगली रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बेटा क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाने के लिए बोल रहा है, बोल रखा है कि आप बताइए क्या बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl। तो इधर हाइड्रोजन कितने, इधर कितने, तो दो का गुणा हो जाएगा। चलो बेटा चौथा देखिए, जिंक कार्बोनेट, क्या बेटा, जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, क्या हो जाएगा बेटा, जिंक कार्बोनेट, इसको क्या कर रहे हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बनना है, ZnO बनना है, जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया इसमें, जिंक ऑक्साइड, और बोला है कि साथ में क्या निकलेगा, तो बेटा CO2 बचेगा नहीं, तो CO2 यहाँ पे आप जोड़ दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो पांचवा हमारा क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा बेटा सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो इन्होंने कहा है क्या बनाएगा, और साथ में निकाल दिया बेटा सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3 बन गया बेटा, क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो बचा क्या, देखो कौन कौन चला, सोडियम नाइट्रेट, तो ये तो बचा AgI, बन जाएगा आपका, है ना। तो और आपके चैप्टर की होती है हैप्पी एंडिंग, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और पेपर में इससे बाहर कुछ भी इस चैप्टर से संबंधित कुछ नहीं पूछेगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ